नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम चर्चा करेंगे नागरिकता पर। ठीक है, अगर हम नागरिकता की बात करें, अगर हम नागरिकता की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये संविधान के भाग 2 में निहित है और जो भाग 2 है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, नागरिकता ये संविधान के भाग 2 में निहित है और यानी इस नागरिकता पर जो चर्चा की गई है संविधान के भाग 2 में की गई है और किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। और जान लेते हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में नागरिकता से रिलेटेड यही सारी चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, जो हम मोटे तौर पर बता देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या आता है, नागरिकता कहाँ से लिया गया है, या क्या आता है अगले, या भारत की नागरिकता किस देश के समान है, तो वहां पर होगा आपका ब्रिटेन। किस देश के समान है? ब्रिटेन के समान है। भारत की नागरिकता ब्रिटेन की नागरिकता के समान है। यह क्वेश्चन क्या आ सकता है, भारत की नागरिकता कहां से ली गई है, तो भारत की नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर क्वेश्चन यहां से उठता है, भारत की नागरिकता कैसी है, तो भारत की नागरिकता कैसी है? ब्रिटेन के समान ही है, यानी एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है, या भारत के संविधान में एकल नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, एकल नागरिकता और दूसरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होती है? मान लीजिए आपका भारत है और मैं भारत के यूपी में रहता हूं। ठीक, एकल नागरिकता में क्या होता है, इन दोनों में एक ही नागरिकता होगी। ठीक है, ये एकल नागरिकता होगी, यानी मैंने भारत की नागरिकता ली तो मैं अपने आप यूपी का भी नागरिक हो गया। इसी जगह अगर दोहरी नागरिकता होती तो पहले मुझे क्या करना पड़ता, यूनियन की अलग नागरिकता लेनी पड़ती और स्टेट की अलग नागरिकता लेनी पड़ती। ठीक है, तो ये मेरी दोहरी नागरिकता हो जाती। ऐसी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और ऐसी नागरिकता का प्रावधान कहां पर है? भारत और आपका ब्रिटेन। ठीक है, यानी जो आपकी एकल नागरिकता है वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसको हम विस्तार से समझाएंगे। और तीसरा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की नागरिकता के बारे में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? आपके पास कई ऑप्शन दिए रहेंगे जिनमें एक संसद होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद, अगर मैं संसद का नाम लेता हूं, संसद में 3 चीजें अंतर्निहित होती है। पहला होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों की मौजूदगी में ही आप उसको संसद बोल सकते हैं। दूसरा है आपका राज्यसभा और तीसरा है आपका लोकसभा। ठीक, ये तीनों मिलकर ही संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो संसद का मतलब आपका इन तीनों से है। विधि बनाने की शक्ति आपका किसके पास है? संसद के पास है।
तो इतना आपका हो गया। नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। नागरिकता ली कहां से गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है और विधि बनाने की शक्ति संसद के पास, यानी कानून नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, जो कि अनुच्छेद 11, ये शक्ति किसके तहत है? अनुच्छेद 11 के तहत, ये भी जान लीजिए। वैसे मैं अनुच्छेद के बारे में बाद में बताऊंगा, अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए यहीं पर विधि या कानून बनाने की शक्ति नागरिकता में विधि या कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, इसी अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। ठीक है, विधि बनाने की शक्ति अपनी नागरिकता के पास है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसी अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। ठीक है, अब इतना आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। मैंने क्या कहा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये किसके तहत है? अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यानी 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के तहत लागू किया गया और इसमें 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि बताई गई है। देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका जन्म से। ठीक, पहला है आपका जन्म से। दूसरा है आपका वंश परंपरा के द्वारा। तीसरा है आपका पंजीकरण द्वारा। चौथा है आपका रजिस्ट्रेशन, सॉरी ये तो पंजीकरण हो गया। देशीयकरण द्वारा। जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और किसी नए क्षेत्र का भारत में विलय द्वारा, या इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? भूमि अर्जन द्वारा। ठीक है, भूमि अर्जन द्वारा। इसको एक बार समझ लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के तहत संविधान में लाया गया, जिसके तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से हैं? जन्म से। जन्म से का मतलब है 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा हर व्यक्ति जिसके माता पिता या माँ या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो, वो क्या होगा? जन्म से यहाँ का नागरिक, यहाँ का नागरिकता यहाँ की उसके पास होगी। वंश परंपरा के द्वारा क्या होता है? ऐसे माँ बाप
या ऐसी माँ या ऐसे पिताजी, यानी बच्चा जो जन्म लेगा भारत क्षेत्र के बाहर, भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप या माँ या बाप दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो प्रेजेंट टाइम में, और उसका जन्म देश के बाहर हो, तो वो क्या कराएगा, वंश परंपरा के द्वारा वो नागरिक यहाँ का कहलाएगा। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, भारतीय मूल के नागरिकों के लिए पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। दूसरा है देशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा उसके लिए है जो आपके विदेशी नागरिक हैं, ठीक है। इसके लिए शर्त क्या है, आपको पंजीकरण जिस दिन अप्लाई करना है उसके 1 साल पहले लगातार आपको भारत में रहना होगा। उसके बाद 1 साल पहले कम से कम आप 7 साल भारत में रहे हो, लगातार जरूरी नहीं है, आप बीच में अंतर करके, यानी 7 साल टोटल आप 7 साल रहे हो, ठीक है। 1 साल आपको लगातार भारत में रहना है, उसके बाद 7 साल आपका पूरा होना चाहिए भारत के अंदर, आपने आपके जीवन काल में 7 साल भारत में बिताया हो, ठीक है। तो वो देशीकरण द्वारा आपको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा ऐसा कोई क्षेत्र जो भारत के बाहर है, किसी दूसरे क्षेत्र का है या किसी दूसरे देश से रिलेटेड है, और भारत में विलय किया जाता है, तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म से, वंश परंपरा के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन द्वारा, ये 5 तरीके हैं जिनमें से आप क्या भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे कि नागरिकता किन किन प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब हम बात करेंगे नागरिकता का अंत किस किस प्रकार से हो सकता है। अब हम किसकी बात करेंगे, नागरिकता के अंत की। नागरिकता का अंत, ठीक है। तो नागरिकता का अंत के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है, ठीक है। पहला है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा है नागरिकता का परित्याग करने पर। परित्याग करने पर। और तीसरा प्रकार है आपका सरकार द्वारा वंचित करने पर। फिर तो देख लीजिए, नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। दूसरा है नागरिकता का परित्याग करने पर, यदि आप नागरिकता का स्वतः ही परित्याग करते हैं तो आपकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा वंचित करने पर, ठीक है। तीसरा क्या है, सरकार द्वारा वंचित करने पर। तो क्वेश्चन क्या सकता है, नागरिकता का अंत किन किन प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका दे दिया गया होगा तो आपका वो सही हो जाएगा। जब कूट में दे दिया जाएगा क्वेश्चन तो आपका कोई इनमें से कोई 2 दे दिया जाएगा, कोई 3 दे दिया जाएगा, और आपको उसमें से छांटना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। ये चौथा आपसे पूछ लेगा नागरिकता का अंत किस प्रकार से नहीं हो सकता, जिसमें से कि 3 आपके ये दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और दे दिया जाएगा, तो आपका वो सही मान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि पहला अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, ये तो आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। लेकिन तीसरा क्या है, सरकार द्वारा वंचित करने पर। अब सरकार वंचित कर रही है तो उसका कोई आधार होगा, ठीक है। बिना आधार के वो किसी को तो वंचित कर नहीं सकती। तो सरकार किन किन आधारों पर आपकी नागरिकता को आप वंचित कर सकती है, उसके बारे में चलिए जानते हैं।
सरकार द्वारा, सरकार यहाँ भारत सरकार, सरकार का मतलब भारत सरकार से है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के आधार, ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के आधार, 6 आधार पर, वो टोटल कितने आधार है, 6 आधार पर सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है, ठीक है। पहला है आपका संविधान के प्रति अनिष्ठा, अनिष्ठा दिखाने पर, ठीक है, सरकार के प्रति अनिष्ठा, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर यदि कोई व्यक्ति या कोई नागरिक संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाता है तो सरकार उसे उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरा है आपका युद्ध काल में, युद्ध काल में, देखिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं ताकि 6 के 6 पॉइंट इसमें आ जाए, मैं अलग से नहीं लिखना चाहता। युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, ठीक है, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, शत्रु की सहायता करने पर, ठीक है, युद्ध काल में शत्रु की सहायता मतलब शत्रु कौन है, अलग दूसरा देश जिससे युद्ध चल रहा है, ठीक है। और तीसरा है आपका गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है, चलिए प्राप्त करने पर, ये तो अंदर स्टोरी है। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, ठीक है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है आपका लगातार 7 वर्षों तक देश की सीमा से बाहर रहने पर, ठीक है, अगर आप लगातार 7 वर्षों तक देश की सीमा से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा खत्म कर दी जाएगी। 1 2 3 4। पांचवा है आपका पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की या उससे ज्यादा 2 वर्ष की सजा देने पर, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है देशीकरण या पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर, यानी अगर आपने देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की और आपके भी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, उसके अंदर किसी अन्य देश द्वारा आपके ऊपर 2 वर्ष की सजा दे दी जाती है, किसी अन्य देश द्वारा आपको 2 वर्ष की सजा दे दी जाती है, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर देगी, ठीक है। और लास्ट है किसी भारतीय स्त्री द्वारा, किसी
भारतीय स्त्री का विवाह किसी विदेशी पुरुष से होने पर, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के 6 आधार, और 6 आधार कौन कौन से? संविधान के प्रति यदि आप निष्ठा दिखाते हैं तो भारत सरकार आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरा आधार क्या है? युद्ध काल में शत्रु की सहायता यदि आप करते हैं तो भारत सरकार आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। तीसरा प्रकार क्या है? गलत तरीके से यदि आप नागरिकता प्राप्त करते हैं और भारत सरकार को इसका पता चलता है तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। चौथा प्रकार क्या है? लगातार यदि आप 7 वर्षों तक देश की सीमा के बाहर रहते हैं तो भारत सरकार आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। अगला प्रकार यानी 5वां प्रकार क्या है? यदि आप पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर यदि आपको किसी अन्य देश द्वारा 2 साल की सजा सुना दी जाती है 2 वर्ष की, तो आपकी भारत सरकार आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है। आखिरी प्रकार और 6वां प्रकार है किसी भारतीय स्त्री का विवाह किसी विदेशी पुरुष से होने पर उस स्त्री की नागरिकता भारत सरकार द्वारा खत्म की जा सकती है, ठीक है, या उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब इससे प्रश्न क्या आएगा? सेम वही क्वेश्चन, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के कौन कौन से आधार हैं, इसमें से कोई एक दे दिया जाएगा, आपका वो सही हो जाएगा। कूट में पूछ लिया जाएगा, कूट में क्या पूछ लिया जाएगा? इनमें से कोई 2 दे दिया जाएगा, 3 दे दिया जाएगा, है ना, और उसमें पूछ लिया जाएगा ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है, ए सही, ठीक है। कूट का मतलब आप समझ रहे होंगे। और चौथा आपसे पूछा जा सकता है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने का आधार नहीं है, उनमें से 3 ऑप्शन आपके लिए दे दिया जाएगा, कोई एक अदर दे दिया जाएगा, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या निहित किया गया है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये एक बार और आपको बता देते हैं, नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आज की वीडियो में लगभग कवर कर लिए हैं। 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं सबसे पूछे जाते हैं। नागरिकता कहाँ से लिया गया है, नागरिकता किस भाग के अंतर्गत आती है, नागरिकता किस अनुच्छेदों के अंतर्गत आती है, ठीक है। और क्या हो गया आपका, नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के आधार कौन कौन से हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जाता है, हाँ, नागरिकता में विधि द्वारा संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, नागरिकता में संशोधन या नागरिकता में विधि द्वारा संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। या नागरिकता अधिनियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है। संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है अक्सर आपके यहाँ पूछे जाते हैं, लगभग 90% चांसेस इन्हीं सब क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन के पूछने के होते हैं, तो उसको मैंने आज के वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी जो बचा कुछ है वो मैं कल के वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज वाली वीडियो है, इसको आप जरूर देख लीजिए। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो केसरी नंदन सर की क्लास आप कर सकते हैं, जो कि हमारे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जीएस या आप पॉलिटिकल साइंस में, एक सेकंड क्या बता दूं, ऑफलाइन यदि आप जीएस की क्लास में लेना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस में किस किस चीज से रिलेटेड, आप नेट से रिलेटेड यदि क्लासेस लेना चाहते हैं, आप जीआईसी प्रवक्ता से रिलेटेड कोचिंग करना चाहते हैं, आप यूपी पीजीटी या टीजीटी में मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा,
ठीक है। नेक्स्ट जीआईएससी, यूपी पीजीटी और टीजीटी, इन सब की क्लासेस के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए मुझसे। आपको संपर्क करना है मुझसे तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप मेरे मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझसे सीधे कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बातें। और अगर आप जीआईएससी की ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, जीआईएससी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जीएस की क्लासेस मेरी लगातार चल रही हैं। और मेरी अब कोशिश ये रहेगी कि मैं डेली रूटीन पे वीडियो डाल सकूं, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो मैं नहीं डाल पा रहा हूं। ठीक है, शायद आप लोग को भी थोड़ा बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही होगी, तो मेरी अब कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूं, तो अब मेरी कोशिश रहेगी मैं डेली रूटीन पे वीडियो डाल सकूं। और कोशिश ये भी रहेगी कि मैं एक दिन में 2 वीडियो डाल सकूं। ठीक है, और लाइव भी आने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है तो लाइव में आऊंगा। ठीक है, अगर हाँ जीआईएससी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ठीक है, उस दिन से मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा। आप जितनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, मैं जीआईएससी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ मैं जीएस ऑफलाइन की जो बातें कर रहा हूँ आप जान लीजिए उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, जीएस के सारे सब्जेक्ट जो आपके पॉल साइंस हैं, है ना, पॉल साइंस तो नहीं कहेंगे इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, मैंने गलत लिख दिया उसके लिए सॉरी। देख लीजिए उसमें मैं क्या क्या आपको पढ़ाऊंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमी और आपका हिस्ट्री, और आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट। इसमें आपका यूपी स्पेशल भी आएगा, मैथ भी आ जाएगी। हाँ, मैथ के बारे में इतना बता सकता हूं आपको, मैं आपको मैथ एसएससी लेवल पर तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस लेवल पर पढ़ाऊंगा कि आप यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम की मैथ लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हाई लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, जिससे आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी है ये, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस आप आराम से कर सके। इनके जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े बेसिक से होते हैं ना, यदि आपको मोटी सी नॉलेज है, छोटी मतलब आप थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस आराम से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग में मैं बैंक लेवल की नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बैंक लेवल की नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन इतनी पढ़ा दूंगा कि आप इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, यहाँ तक कि पीसीएस लेवल तक के एग्जाम अगर इसमें कंडक्ट होते हैं तो उसके क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इसमें साइंस भी इंक्लूड है। ठीक है, साइंस, और इसमें करंट अफेयर भी है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जीएस की करेंगे तो आपको उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये तो आपका जीएस में आएगा ही आएगा, ईवीएस भी आता है, साइंस भी आता है। ठीक है, इसके साथ यूपी स्पेशल, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, यानी आप जीएस के नाम अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वीडियो लेखपाल, ठीक है, पीसीएस प्री, वैसे ये थोड़ा बड़ा लग रहा है कि यार पीसीएस प्री, फिलहाल पीसीएस प्री भी करवा दे पाऊंगा, वीडियो लेखपाल और पीसीएस की, और भी इनसे रिलेटेड कुछ पेपर जिनमें जीएस आते हैं, मुझे फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है कौन कौन से एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम अभी याद आ रहे हैं, और जीआईएससी का भी आपका जीएस हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो फिलहाल जीआईएससी शायद लगा हुआ है, जीआईएससी, इनसे रिलेटेड जीएस का जितना ही पोर्शन होगा मैं पूरा कवर कर लूंगा, है ना। तो अगर आप जीएस की ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप आइए, आपको जीएस की ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक, तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।